स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में। जैसा कि हमारे पहले वीडियोस को आपने अगर देखा होगा तो उन वीडियोस में हमने नोट्स को एक्सप्लेन किया है। जो चैप्टर के मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हमने यहाँ इंक्लूड करके और उसको हमने एक्सप्लेन किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि आपको कहाँ कहाँ इसमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कहाँ वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है, कहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और कहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये सारी चर्चा आपको इस वीडियो में हम करेंगे और इस टॉपिक से जो भी संबंधित इंफॉर्मेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए क्लियर हो जाएगा। आप ये जान पाएंगे कि मेन थीम क्या है इस पूरे चैप्टर की। यदि आप 10th बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप NTSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप पूरे वीडियो ध्यान से देखें और जो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन किया गया है या हाईलाइटेड किया गया है आप उसको जरूर समझें, उसको जरूर याद करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स के रूप में हमको जरूर दें। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसको हमने पावर शेयरिंग के पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, आप उसको ज़रूर देख लें। ये इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है। आइए शुरू करते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्यों वांछनीय है। तो पहला पॉइंट कहता है 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के संबंध में मुख्य रूप से 2 कारण दिए जा सकते हैं कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इसके फेवर में, इसके पक्ष में हम 2 तर्क दे सकते हैं, 2 कारण दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है फर्स्टली, पहला पॉइंट क्या है, पहला जो मेन रीजन है वो है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पहली बात ये, पहला रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है, इसलिए अच्छा है क्योंकि यह मदद करता है रिड्यूस करने में। किस बात को रिड्यूस करने में जी? जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं हैं अलग अलग सामाजिक समुदायों के बीच में, उस संभावना को ये कम करता है। अर्थात पावर शेयरिंग के कारण 2 समुदायों के बीच में होने वाले तनाव कम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसको कहा गया है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, आपको लिखना होगा कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मेन बात यही होगी, केवल थोड़ा सा आप इसका लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो अगर आप लैंग्वेज इसका ठीक से चेंज कर देंगे, थीम यही रहेगी, तो आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसका अर्थ होता है समझदारी पूर्ण कारण, विवेकपूर्ण कारण, वो कारण जो हमारे विवेकपूर्ण डीलिंग को दिखाता है, जो ये दिखाता है कि हम किस तरह से सामाजिक समुदायों के बीच होने वाले तनाव को कम कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। थर्ड पॉइंट है सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। चूंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट से प्रायः हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता आती है, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसलिए पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जो राजनीतिक स्थिरता को इंश्योर कर सके। अगर 2 समुदायों के बीच तनाव होंगे तो इससे हिंसा भी होगी और राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हो जाएगा, राजनीतिक रूप से हमारी सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका है पावर शेयरिंग, जिससे कि हम एक ऐसा तरीका बना सकें, एक ऐसा रास्ता बना सकें जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। फोर्थ पॉइंट है देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन। एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वाई पावर शेयरिंग इज गुड, कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है फॉर डेमोक्रेसी,
दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, बहुत ही गहरा और अत्यंत ही इम्पोर्टेंट ये रीज़न है जिसकी वजह से हम पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी के लिए अच्छा मानते हैं। वो क्या है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की मूल भावना है। पावर शेयरिंग के बगैर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जिसमें पावर को एक जगह सेंट्रलाइज न किया जाए, बल्कि उन सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए जिस पर रूल का असर पड़ता है। तो इस रीजन को बोलते हैं मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का, सत्ता की साझेदारी का मोरल रीजन, नैतिक कारण। ये नैतिक कारण क्यों है? क्योंकि नीति यह कहती है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। तो जब पावर शेयरिंग होगा तभी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द मोरल रीजन बिहाइंड द पावर शेयरिंग, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप इसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेंगे, यही थीम रहेगा, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे अलग भाषा में, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप दोनों को जानते रहेंगे तो आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए नंबर 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। 5th पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट कहता है ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। एक लोकतांत्रिक शासन में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों के साथ पावर का शेयरिंग अत्यंत ही आवश्यक होता है। जिन लोगों पर शासन का असर होना है उनके साथ पावर की शेयरिंग आवश्यक होती है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से तरीके हैं, तो इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट must reside in one person or group of persons located at one place। बहुत समय तक ये विश्वास किया जाता था, लोग ये मानते थे कि सरकार की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास या किसी ऐसे समूह के पास हो जो हमेशा एक स्थान पर लोकेटेड हो, जो एक स्थान पर उपलब्ध हो। इट वॉज फेल्ट, ये महसूस किया गया, दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, कि यदि डिसाइड करने का पावर बांट दी जाएगा, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम। तो यह आसान नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा कि क्विक डिसीजन लिया जा सके, तत्काल निर्णय किया जा सके और उनको इन्फोर्स किया जा सके, उनको लागू किया जा सके। तो यह मान्यता थी कि अगर ऐसा होगा तो शासन का स्वरूप अव्यवस्थित हो जाएगा, निर्णय करने में देर हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट कहता है अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम। नहीं तो यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि तत्काल डिसीजन लिया सके, तत्काल निर्णय लिया जा सके और उसको लागू किया सके। बट दिज नोशंस हैव चेंज्ड, लेकिन यह धारणा बदल गई है विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के उद्भव के साथ ही। लेकिन यह धारणा थी कि निर्णय करने में देर होगी यदि पावर को बांट देंगे, तो यह धारणा अब लोकतंत्र के उदय के साथ बदल चुकी है। इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में पीपल रूल देमसेल्व्स, जनता अपने आप पर शासन स्वयं करती है, थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और ये शासन जनता अपने आप पर कैसे करती है? इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और ये संस्थाएं होती हैं सेल्फ गवर्नमेंट की, स्वशासन की संस्थाएं जो होती हैं उनकी मदद से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता अपने ऊपर शासन करती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ये संस्थाएं कौन सी हैं? ये है पार्लियामेंट। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने में जो जन योजनाएं हैं, जो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको बनाने में हर व्यक्ति की आवाज समान महत्व रखती है। Therefore, in a democratic country,
पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग सिटीजन्स। इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक लोकतांत्रिक देश में जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उनको आम जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए। आइए देखते हैं आगे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन टेक मेनी फॉर्म्स एज मेंशन्ड बिलो। मॉडर्न डेमोक्रेसी में, आधुनिक लोकतंत्र में पावर शेयरिंग कई रूप में आ सकता है, कई रूप ये ले सकता है। आइए देखते हैं आगे कौन कौन से इसके रूप हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन ध्यान से सुनेंगे आप। पावर इज शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो सबसे पहला पावर शेयरिंग का हमारे यहाँ फॉर्म है वो है कि जो सरकार के मुख्य अंग हैं, जैसे लेजिस्लेचर विधायिका, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका, इन तीनों ऑर्गन के बीच, इन तीनों अंगों के बीच पावर को शेयर कर देना, पावर को बांट देना। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का क्षैतिज विभाजन। ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? आगे लिखा है बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। क्योंकि इस तरह के डिवीजन में एक ही स्तर पे होने वाले सरकार के अलग अलग अंगों के बीच अलग अलग पावर्स को बांट दिया जाता है। ये सभी ऑर्गन्स एक लेवल के हैं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, लेकिन उनके पावर अलग अलग एरियाज में है, उनका जुरिडिक्शंस अलग अलग है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो इस तरह का जो पावर का सेपरेशन किया गया है, ये इंश्योर करता है, ये आश्वस्त करता है कि कोई भी एक ऑर्गन, कोई भी एक अंग सरकार का अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। हर ऑर्गन, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एक्सिक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, ये एक दूसरे पे कंट्रोल किए रहते हैं। दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर एमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। और इसी की वजह से इसका परिणाम क्या होता है कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे डेमोक्रेसी की, वो एक दूसरे के बीच एक बैलेंस बना के चलते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस सिस्टम को, यह जो अरेंजमेंट किया गया है, यह जो व्यवस्था की गई है कि सभी ऑर्गन एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे को चेक करेंगे, इसका एक नाम और दिया गया है ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्योंकि एक दूसरे को चेक करके ये एक बैलेंस बनाते हैं, तीनों ऑर्गन में सभी अंग एक दूसरे को कंट्रोल किए रहते हैं, इसलिए शासन में एक बैलेंस बना रहता है। यही कारण है कि इस अरेंजमेंट को हम चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन पावर शेयरिंग। आपका आंसर याद होना चाहिए, अभी आपको मैंने समझाया इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है पावर कैन बी शेयर्ड एमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर को अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के बीच भी शेयर किया जा सकता है। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक जनरल गवर्नमेंट, एक सामान्य सरकार जो पूरे देश का शासन व्यवस्था संभालती हो। एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। और दूसरी वो सरकार जो प्रोविंशियल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे हो, जो प्रादेशिक स्तर पे सरकार हो। तो एक वो सरकार जो पूरे देश का शासन चलाती है और एक वो सरकार जो अलग अलग प्रदेशों का शासन चलाती है। इन दोनों के बीच भी पावर का डिवीजन, पावर का शेयर किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट कहता है इसके बारे में, सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इस तरह की जो सरकार होती है जो पूरे देश का शासन संभालती है, इसको प्रायः हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं।
इन इंडिया, भारत में, वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। भारत में हम इसको केंद्र सरकार या संघ सरकार के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को हम भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है, द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो सरकार होती है प्रोविंशियल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, उस सरकार को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत में हम इस सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के नाम से या राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। तो भारत में दो तरह की सरकारें हो गई, एक लेवल हो गया सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट का, और दूसरा लेवल हो गया प्रोविंशियल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का। तीसरा पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच पावर का डिवीजन कैसे होगा, ये सारी बातें स्पष्ट लिख दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन दोनों के पावर क्या क्या होंगे, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। बिल्कुल ये सिद्धांत हम एक्सटेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से नीचे की लेवल की गवर्नमेंट के लिए भी, जिसे हम म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के नाम से जानते हैं। ये सरकार होती है एक तीसरे स्तर की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे के लेवल पे आती है, जो नगर पालिका या पंचायत के रूप में हमारे बीच उपलब्ध है, जिसे हम नगर पालिका या पंचायत के रूप में जानते हैं। आगे देखते हो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो अभी आपने जो देखा अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट को बांटा गया, इसको कहा जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। Let us call division of power involving higher and lower levels of government vertical division of power। आइए, यह जो हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है, पावर को शेयर किया गया है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, सत्ता का रैखिक विभाजन। तो आपने देखा पहला जो था वो वर्टिकल नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग थी, और ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। तो आपने देखा कि जब अलग अलग ऑर्गन के बीच में पावर को शेयर किया गया, जो कि लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं, उनका एक दूसरा नाम ये भी दिया गया चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। और ये जो सेकेंड डिवीजन का तरीका है, जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किया गया है, यह वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा गया है। इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है, आप जरूर याद रखेंगे इसको। पॉइंट नंबर 6, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर को अलग अलग सामाजिक समुदायों के बीच में भी शेयर किया जा सकता है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे कि धार्मिक समुदाय या भाषाई समुदायों के बीच में भी पावर को शेयर किया जा सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। और इस तरह के अरेंजमेंट का जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है वो है बेल्जियम में बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अलग अलग समुदायों के लिए, अलग अलग कम्युनिटी के लिए बनाई गई थी। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर इन पावर। यह मेथड यूज किया जाता है ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी पावर में एक फेयर शेयर दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री इज मेंट टू गिव ए स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। तो वह जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोगों को असेंबली में या पार्लियामेंट में दी जाती है, जो कि उन लोगों के लिए है जो सोसाइटी में सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास के हैं,
जिन्हें समाज ने हमेशा दबा कर रखा है, वैसे लोगों को भी समाज में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की व्यवस्था की गई है। यह अरेंजमेंट इसलिए किया गया है ताकि अलग अलग सोशल ग्रुप्स हमारे गवर्नमेंट में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान पा सकें। अगर इनको ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं दी जाती तो ये अपने आप को सरकार से एलिएनेटेड फील करते, ये अपने आप को सरकार से अलग फील करते। नेक्स्ट पॉइंट है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को देखा जा सकता है एक दूसरे तरीके के रूप में भी, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, प्रेशर ग्रुप्स के बीच और मूवमेंट ग्रुप्स के बीच। ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं या कंट्रोल करते हैं उन लोगों को जो पावर में होते हैं। तो इस तरह से यह भी अपना एक पावर एंजॉय करते हैं, इनके साथ भी पावर शेयर होता है। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम, नागरिकों को निश्चित रूप से फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, टू चूज एमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, कि वह सत्ता में आने के लिए जो अलग अलग लोग प्रतिस्पर्धा में हैं उनमें से किसी एक को चुन सकें। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी तो यह शेयरिंग जो होता है पावर का वो डायरेक्ट होता है। When two or more parties form an alliance to contest elections, और ये डायरेक्ट कब होता है पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच या प्रेशर ग्रुप्स के बीच, जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बना करके, एक बना के संगठन, एक गठबंधन बना करके चुनाव में हिस्सा लेती हैं। एंड इफ दे गेट इलेक्टेड, और यदि वो इलेक्ट हो जाती हैं, दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर, तो वह कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, गठबंधन की सरकार बनाती हैं और इस तरह से पावर को शेयर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, लोकतंत्र में हम इंटरेस्ट ग्रुप्स को भी पाते हैं, सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, जैसे कि ट्रेडर्स का, व्यापारियों का इंटरेस्ट ग्रुप, बिजनेसमैन का इंटरेस्ट ग्रुप, इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर्स का इंटरेस्ट ग्रुप और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का इंटरेस्ट ग्रुप। ये इंटरेस्ट ग्रुप जो है इन अलग अलग समुदाय के लोगों का, ये अपने समुदाय के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, इतना ही नहीं, वे गवर्नमेंटल पावर में भी हिस्सा लेते हैं। कैसे? आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज, या तो गवर्नमेंटल कमिटीज में पार्टिसिपेट करके, जो सरकार की अलग अलग समितियां बनती हैं उन समितियों में हिस्सा लेकर के, एक तो इनका ये तरीका है पावर शेयर करने का, और दूसरा क्या है, और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर अपना प्रभाव जमा करके यह अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं। ये इंटरेस्ट ग्रुप के लोग अपने सोसाइटी, अपने सोशल ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ही पावर की शेयरिंग होती है। तो इसमें हमने ये जाना कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म कौन से हैं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको जरूर याद करें, और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की। ये चैप्टर पूरा हुआ, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।